मुद्दों का भी अभाव है और अब समय का भी अभाव है। ये सबसे बड़ी समस्या जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने आ गई है। यहां तक कि आप देखिए कि दो तीन चीजें हैं कि आप आज एक वीडियो जारी हुआ है, बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत मजेदार सा वीडियो है। पवन खेड़ा जो है वो किसी चैनल पर थे, तो उस एंकर ने उनको पूछा कि ये जो आपको जो जीत मिली है इसके जिम्मेदार कारण क्या क्या है। तो उन्होंने कहा कि 50% सफलता का श्रेय जाता है और 50% जो है वो मोदी जी को जाता है। तो उन्होंने पूछा कि मोदी जी को कैसे जाता है, तो बोले कि जब जब मोदी जी कर्नाटक में आए और जब जब उन्होंने मुंह खोला हमारी सीटें लगातार बढ़ती गई है। देखिए ये आकलन और ये बयान अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी के इसमें अंदरूनी लोगों में इसको गंभीरता से अगर लिया जाता है तो अब लोग जो है, अभी तो मोदी जी केवल पोस्टर से हटे हैं, आने वाले समय में उनको स्टार प्रचारक बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा ये भी सोचना होगा। अभाव देखिए कितना भयंकर है, प्रचारकों का बढ़ जाएगा। नड्डा जी की हालत यह है कि अब कंपैरिजन आने लग गए हैं लोगों के कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने राज्य में अपनी पार्टी को जबरदस्त जीत दिलाई, लेकिन नड्डा जी ऐसे अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के जो अपने ही राज्य में अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला पा रहे हैं। तो अब सवाल जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ उठेगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि उन्होंने नड्डा जी को अगले साल 2024 तक के लिए अध्यक्ष पहले घोषित कर दिया है। अब नड्डा जी को ना उगलते बनेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, ना ही निगलते बनेगा। अब क्या कहा कि उसे हटाया जाएगा। तो मनोबल को जो देखिए, पार्टियों के सामने संकट आते हैं, लोगों के सामने संकट आते हैं, संगठनों के सामने आते हैं, लेकिन जब मनुष्य का या संगठन का या देश का या समाज का जब मनोबल टूटता है वहां से उसकी गिरावट शुरू हो जाती है, वहां से वो पराजय उसको जो है सामने नजर आने लगता है। इसके बाद जिस तरीके से मायूसी पूरे सोशल मीडिया में छाई हुई है, आप देखिए सोशल मीडिया को मैं बैरोमीटर मानता हूं। वो मैं मानता हूं कि आपको जो देखना है, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, लाइक माइंडेड लोगों के रहते हैं, अपने लोगों के लग रहते हैं, जो मसाला आपको डालना है वो आप डालिए, लोग स्वीकार कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। देखिए सोशल मीडिया में तो सभी तरह के लोग शामिल हैं। वो वर्ग जो ट्रोल आर्मी के रूप में इस कदर हावी था पिछले 5, 7, 8 सालों से कि वो बिल्कुल गायब है। अचानक बड़ी संख्या में आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे लगा कि क्या रविवार की छुट्टी के कारण चौकीदारों ने छुट्टी ले रखी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चौकीदार बड़ी संख्या में वाकई छोड़ के चले गए हैं। भयानक अभाव है। मैं नहीं जानता हम में से कितने लोग जो है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कम से कम, फेसबुक पे सर्वाधिक एक्टिव हो। मैं तो अपना बहुत समय उस पर गुजारता हूं। मैं देख रहा हूं कि अब इसमें जो है उन लोगों में जो मायूसी है, ये मनोबल जो टूटा है, कार्यकर्ता का भी टूटा है, कैडर, पूरे कैडर का टूटा है, वो सारे पदाधिकारियों का टूटा है। और जो मायूसी ऊपर छाई हुई है, चाहे वो मोदी जी के स्तर पर हो, चाहे वो नड्डा जी के स्तर पर हो, अमित शाह के स्तर पर हो, स्टार प्रचारक जिसके बारे में पता चल गया कि वो जिस इलाके में गए थे प्रचार करने योगी जी, वहां की सारी सीटें हार गई। ये बातें 1-2 दिन में एनालिसिस होकर बाहर जैसे 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 निकलेंगी, उसके बाद होगा ये कि अगले जो चुनाव होने जा रहे हैं, 3-4 चुनाव, 5 चुनाव, आप सोचिए कि कोई संगठन कमजोर मनोबल के साथ जब उतरेगा तो उसकी क्या हालत होने जा रही है, वो हम इसको समझ सकते हैं। तो राजवीर जी, मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक में जो सबसे बड़ा जो आघात किया भारतीय जनता पार्टी के सामने, उसके सामने से सारे इश्यूज हटा दिए, पूरा उसको नील कर दिया कि आपके पास अब बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब अगर आप कर्नाटक में जो आपने इश्यूज उठाए थे, चाहे वो बजरंगबली का मामला हो, चाहे वो केरल स्टोरी जैसे मामले, कोई भी सांप्रदायिक मामले अगर आप दूसरे राज्यों में उठाएंगे तो आपका हश्र क्या होने जा रहा है ये आप अभी से जान लीजिए। और असली बात तो यह है कि आने वाले जो चुनाव है अगले 4-5, वहां तो भारतीय जनता पार्टी वैसे भी कमजोर स्थिति में है। कम से कम छत्तीसगढ़, राजस्थान में उसकी सरकार है ही नहीं, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार थी कांग्रेस की, जो आपने उसको किस हिसाब से तोड़ा इसको सब जानते हैं। तो ये जो सब मनोबल टूटने वाली बात है, ये बड़ी भयंकर है और भारतीय जनता पार्टी को अब इस पर सोचना होगा। लेकिन कल मैंने जो कहा था कि मोदी जी में अगर समझदारी होगी तो इन बातों को सोचेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी में जैसे समझदारी का अभाव है, इस समय पूरे संगठन के ऊपर वो अभाव है और संगठन इस पे न तो मंथन करने जा रही है और न ही किसी प्रकार का कोई एक्शन लेने जा रही है कि अब इसको क्या किया जाए। कारण यह है कि पूरी पार्टी, पूरा संगठन और यहां तक कि आरएसएस को भी एक तरह से मोदी और अमित शाह जी ने जो बंधक बना के रख लिया है, मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास ऊपर उठने के लिए कोई भी
बात रह गई है और आने वाला समय मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए बहुत कठिन होने जा रहा है। राजीव जी, ये असली समस्या है कि बीजेपी को कैसे कर्नाटक पे तोड़ दिया, तो वो इस तरीके से तोड़ दिया। राजीव, बहुत मुश्किल घड़ी आने वाली है बीजेपी के लिए और खासकर मोदी जी और उनके दोस्त, उनके साथी, हमसफर अमित शाह के लिए। दोनों ने इस कर्नाटक के चुनाव को अपने अपने अंदाज में और एक ट्रैक पर रहकर लड़ने और जीतने की कोई, लेकिन उनकी झोली खाली रही। न सिर्फ खाली रही बल्कि बीजेपी कांग्रेस से आधे से भी कम सीटों पर सिमट गई। यानी कांग्रेस 135 तो बीजेपी 66 सीटें। इसमें से एक सीट की लड़ाई कल देर रात तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में चलती रही और मात्र 16 वोटों से बीजेपी की जीत हुई है। तेजस्वी सूर्या उस एरिया से आते हैं और देर रात वो अंदर चले गए थे जहां काउंटिंग हो रही थी। इसके बाद कांग्रेस के लोगों ने भी हंगामा किया था। यह हंगामा जो देर रात तक या तो कर्नाटक में या इधर कर्नाटक से बाहर देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि क्या कुछ चला है। तेजस्वी सूर्या का नाम तो खैर आना ही था, आया, फायर ब्रांड है। और अभी प्रशांत टंडन जी कह भी रहे थे कि क्या सेकंड लाइन के नेता होंगे वो। तो कई लोगों के नाम हैं जो सेकंड लाइन में आना चाहते हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लाइन को छोड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, फिर मीनू जी के पास आता हूं। अमलेंदु जी, आपको क्या लगता है अमलेंदु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद आगे के चुनाव और कर्नाटक स्टोरी की शुरुआत, केरल स्टोरी की चर्चा करते करते कर्नाटक स्टोरी ऐसी बनी कि अब रुला रही है कि हंसा रही है, वो तो आने वाले 5 चुनावों में देखेंगे। इस चुनाव का हश्र तो देख ही लिया। क्या कहेंगे कर्नाटक स्टोरी को अगर देखा जाए, समझा जाए तो? राजीव जी, कर्नाटक स्टोरी ने मोदी जी के पोस्टर फाड़ दिए हैं। अब सिनेमा हॉल्स पे जो है वो मोदी जी के पोस्टर उतर के कर्नाटक स्टोरी के पोस्टर लग गए हैं और बॉक्स ऑफिस पे जो है उसका कलेक्शन बड़ा जबरदस्त जा रहा है कर्नाटक स्टोरी का। और मोदी जी के पोस्टर जो है वो अब रद्दी के भाव जो है वो कर्नाटक में बिक रहे हैं। स्थिति ये हो गई है। असल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पदार्पण हुआ कर्नाटक की राजनीति में, लगभग इसी तरीके से हर राज्य में होता है। मतलब कोई ऐसी नई चीज नहीं थी, प्रधानमंत्री ने ना कुछ में जाके नया किया। सब जगह जाके वो अपने लिए ही आशीर्वाद मांगते हैं और आज से नहीं मांग रहे हैं, 2014 से वो सब जगह जाके अपने लिए आशीर्वाद मांगते रहते हैं। यूपी में आते हैं तो गंगा के बेटे हो जाते हैं, बिहार में जाते हैं तो बिहार के बेटे हो जाते हैं, हिमाचल में जाते हैं तो हिमाचल के बेटे हो, जहाँ जाते हैं वहीं के बेटे हो जाते हैं और सब जगह से उनका बहुत पुराना रिश्ता नाता होता है। कर्नाटक से भी उनका बहुत पुराना रिश्ता नाता है, सदियों पुराना रिश्ता नाता है उनका कर्नाटक का, तो रहता है उनका। लेकिन जिस तरीके से प्रधान ने वहां अपनी जो वाचालाई, मुझे लगता है कर्नाटक वो पहला राज्य है जहां प्रधानमंत्री की वाचालता को जो है उसने बहुत मजबूती के साथ जो वो खारिज किया है। और ये प्रधानमंत्री के लिए अब ज्यादा चिंतन और मनन का विषय होगा उनके लिए, खुद के लिए, कि ये उनकी वाचालता जो है आगे काम आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ जो 2 मुख्य मुद्दे थे प्रधानमंत्री के, उसमें एक तो बजरंग दल और बजरंग बली तो बनाया जिस तरीके से उठाई, उसके साथ ये था कि मुझको 91 टाइम्स गालियां दी। और मतलब ये था कि अब मुझे गालियां दी तो उसका बदला लो। जनता ने बदला ले लिया प्रधानमंत्री से। तो अब क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री से गालियां गिनने में गलती हो गई थी, गालियां और ज्यादा नहीं होंगी? और प्रधानमंत्री ने जिस आदमी को गालियां गिनने पे गिना बैठाया था, उसने प्रधानमंत्री को सही जानकारी नहीं दी। गालियां तो ज्यादा पड़ रही है कांग्रेस नहीं बल्कि जनता दे रही है, कर्नाटक की जनता दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो थी वो चूक थी। दूसरा, प्रधानमंत्री का खुद का तो सम्मान है बहुत ज्यादा, जैसा मैंने कल भी कहा था कि उनका कई कुंजरों का सम्मान है। का सम्मान जो वो जानते हैं वो कुछ, जिस तरीके से जाके उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर अटैक किया बहुत जबरदस्त तरीके से, और उसके बाद जो उनकी जो सिपह सालार अमित शाह जी थे उन्होंने अटैक किया, उसने भी बहुत जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया। अब जो आगे की रणनीति है और आगे की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजीव जी होने जा रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का संकट क्या है।
प्रधानमंत्री अगर छोड़ना चाहेंगे भी तो किसको चाहेंगे बनाना? अभी की जो लीडरशिप है, अमित शाह जी को। अमित शाह जी को पार्टी स्वीकार करने को तैयार नहीं होगी। स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा किसका आ रहा है प्रधानमंत्री के बाद जो है? हिमंता बिस्वा शर्मा का। हिमंता बिस्वा शर्मा क्या है? मूलतः कांग्रेस, संघ परिवार के नहीं है, कच्छा नहीं पहना है उन्होंने भाजपा में आने से पहले, खाकी वाला। योगी आदित्यनाथ जो है वो चुनौती बने हुए हैं। यूपी में निकाय चुनाव की में जिस तरीके से उनकी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, हालांकि निकाय चुनाव में पहले भी दबदबा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, लेकिन उसको जिस तरीके से पेश किया गया है और जिस तरीके से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की शर्मनाक हार के बावजूद उत्तर प्रदेश में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने मिठाइयां खाई हैं और बांटी हैं, उससे आप ये समझ सकते हैं कि निकाय चुनाव जीतने की खुशी कम है, लेकिन कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार का जो है वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को खुशी ज्यादा है। तो अब ऐसे में किसको तैयार किया जाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी गहरे संकट में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक तैयार नहीं होने दिया और प्रधानमंत्री का ग्राफ जो है वो जबरदस्त तरीके से गिर रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा संकट है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अंदर आवाजें होना शुरू होंगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। संघ परिवार भी ये देखेगा कि इसको किस तरीके से किया जाए, और अगर प्रधानमंत्री को हटाया जाता है या मतलब उनके नाम पे चुनाव नहीं लड़ा जाता है तो भी भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट है, क्योंकि प्रधानमंत्री के कद का दूसरा कोई तैयार नहीं हो पाया है। तो मतलब कुल मिला के मजबूरी तो यही है कि लड़ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भी पड़ेगा 24 में। अब भारतीय जनता पार्टी हारे तो भी जो ठीकरा उनके सिर्फ फोड़ा जाएगा, जो भी कुछ हो वो ठीकरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर्फ फोड़ा जाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति वैसे ऐसे मोड़ पे पहुंच गई है जहां उसके लिए अब दुश्वारियां बहुत ज्यादा बढ़ती जाएंगी, अंदरूनी संकट बढ़ते जाएंगे, अंदरूनी कलह बढ़ती जाएगी। जिस कलह की बार बार जो है हमारा जो मुख्यधारा का मीडिया कांग्रेस के अंदर बातें करता है, और जिस तरीके से आपने भी कहा कि जो बुरा समय था लोग छोड़ के चले गए, जैसे जहाज से चूहे कूदते हैं, तो यहां तो चूहे बहुत ज्यादा है, यहां तो सब चूहे ही भरे हुए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के आप सांसदों की लिस्ट उठा के देखिए, विधायकों की लिस्ट उठा के देखिए, इनमें चूहे ही ज्यादा है। जो कांग्रेस से आए हैं, दूसरी जगहों से आए हैं, मूल इनके हैं ही नहीं, बहुत कम है। इनके मुख्यमंत्री आप देखिए कितने जो है दूसरे दलों से आए हुए हैं जो इनके मूल नहीं है। तो यहां चूहों की भरमार बहुत ज्यादा राज्य भी, तो यहां तो चूहे बहुत तेजी से कूदेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का संकट बहुत ज्यादा गंभीर है। जो मोदी जी कह रहे थे थोड़े दिन पहले संसद में खड़े होकर के कि हार्वर्ड में रिसर्च होगा कांग्रेस की बर्बादियों का, वो कांग्रेस की बर्बादियों का रिसर्च तो नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो है अपनी बर्बादियों के कारणों की समीक्षा करनी पड़ेगी और इसके लिए जिम्मेदार किसी को ठहराना ही होगा। अब वो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वही है जो अब तक सारी सफलताओं का श्रेय देता है। तो हार का श्रेय जो है उसको ही जाएगा राजीव जी, किसी और को नहीं जा सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा आना चाहता हूं मीनू जी आपके पास, और थोड़ा सा राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठाते रहे हैं, क्या अब वो मुद्दे और जोर शोर से हम देखेंगे, सुनेंगे? जैसे आप याद कीजिए पिछले 9 साल में लगातार कई सारे मुद्दे जो हैं राहुल गांधी वो रखते रहे, चाहे वो रफाल का मुद्दा हो, चाहे वो जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, और अब पिछले दिनों अदानी का मामला हो, और अब राहुल गांधी के पास सांसदी नहीं है, अपना बंगला नहीं है, और केस एक अलग चल रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखा जाए, इसमें कर्नाटक चुनाव और इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा से आ चुके हैं राहुल गांधी, तो एक बूस्ट है। भारत जोड़ो यात्रा का एक रिजल्ट या कहें तो उसका एक प्रतिफल कि हाँ आपने परीक्षा दिया और परीक्षा में आप फर्स्ट डिवीजन पास आ गए, उस हिसाब से देखा जाए तो अब यहां से राहुल गांधी को किस दिशा में और किस अंदाज में और किन किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, आपके नज़रिए से समझना चाहेंगे। और साथ में वो तमाम बातें, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कर्नाटक चुनाव और उस चुनाव में फंसी हुई बीजेपी की चुनाव, चूंकि बीजेपी पूरे के पूरे मोदी जी के नाम पे लड़ रही थी तो इसलिए मोदी जी के इर्द गिर्द चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव को अब रख दिया जाए किनारे और राहुल गांधी को यहां से अगर पिक किया जाए और आगे बात की जाए तो कहां पाती हैं, कहां उनके सहारे कांग्रेस को आप पाती हैं? राजीव जी,
राहुल गांधी, जो मेरा अपना आकलन है उस हिसाब से भारत जोड़ो यात्रा नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। कब करेंगे ये शायद कांग्रेस डिसाइड करेगी, क्योंकि जो आज आप कर्नाटक में देख रहे हैं इसके लिए राहुल गांधी खेत जोत कर आए थे। अपनी कर्नाटक यात्रा के दौरान बीज डालकर आए थे, खेत जोतने के बाद उसका ही फसल काटी है उसमें कांग्रेस में। उसमें लोकल लीडर्स ने वो जो राहुल गांधी बीज डाल के गए थे उस खेत की रखवाली और उसके टाइम पे निराई गुड़ाई और उन्होंने पानी दिया उस खेत को, वो उसका परिणाम है कि आज ये सामने जो हमारे रिजल्ट आया है। क्योंकि मुद्दे वही हैं, उन्हीं मुद्दों को हाथों हाथ लेके जनता ने उनको उसी के ऊपर वोट दिया है। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा करेंगे और जो मुद्दे पुराने थे 3 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वही मुद्दे अब भी चलेंगे। और एक चीज और, राहुल गांधी ने क्रॉनी कैपिटलिज्म के बारे में बोले थे अपने वो उसमें विक्ट्री के बाद। तो मेरा मानना है कि जो अडानी का मुद्दा बैकबर्नर पे रख दिया गया था अभी तक, वो दोबारा से सामने उबल के आएगा और इस बार जो मुद्दा उबलेगा अडानी का वो बहुत तेजी से उबाल खाएगा। क्योंकि इस वक्त कर्नाटक की जो जीत है उसके वजह से आम जनता का विश्वास कांग्रेस में और कांग्रेस के नेतृत्व में बड़ी भारी, मतलब ग्राफ अचानक से ऊपर उठ गया है। पब्लिक का विश्वास जागा है और लोगों को अब शंका पैदा होने लगी कि भाई जिसके पीछे हम बीजेपी के नेता के पीछे भाग रहे हैं वो कुछ नहीं है, खाली है, दिखावा है। तो राहुल गांधी जो है वो मुद्दे हैं उसमें आपने क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात की और उन्होंने एक ये भी कहा हमने गरीबों की लड़ाई लड़ी। तो ये दोनों चीज समझ में आ जाती है कि किस पैटर्न के ऊपर कांग्रेस अब आगे चलने वाली है। और ये बात तो माननी पड़ेगी कि कांग्रेस का वोट आज भी रूरल इंडिया में ही बसता है। आज शहरी इलाकों में भाजपा के जो कब्जे हैं जिन राज्यों में, वहां पे दक्षिण भारत